बीते दिनों में जो भी चीजें हुई है सभी के इतिहास के पन्नों में नोट कर लिया गया है, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो होते हैं गलत रास्ते को चुनते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज की जो घटना है इसमें अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कुछ एक व्यक्ति जो कि इस कदर से षड्यंत्र रचता है जिसमें कई जिंदगियां जो होती है वह बर्बाद हो जाती है। जब लोगों को इस षड्यंत्र का बारे में पता चलता है, पुलिस इसकी जांच करती है, लोगों के सामने लाती है, तो सभी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के जो कि बुद्धाराम गांव से। वहीं के जो कि रेलवे स्टेशन के रास्ते में एक गांव पड़ता है बुद्धाराम गांव। उसी गांव का रहने वाला हेमंत, जिसकी उम्र 45 साल थी। उसके 3 बेटे थे, उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम रीना था, उसकी उम्र 35 साल थी। वह दो तीनों चारों मिलकर हमेशा खुशी खुशी रह रहे होते हैं। जो हेमंत था वह गरीब परिवार से था, वह रिक्शा चलाया करता था। रिक्शा चलाकर जितने भी पैसे कमाता अपने घर परिवार को वह उसी से पाल रहा होता है। दिन उनका अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन जो घर की जरूरतें होती है वह पूरा नहीं हो पा रहा होता है। उसकी जो बाल बच्चे थे, उसकी पढ़ाई जो थी वह उसी खर्चे में वह सारा चीज को निपटारा करता हुआ जा रहा था। उधर उसकी पत्नी जो रीना थी वह भी उसी खर्चे में, क्योंकि कुछ नहीं करती थी, क्योंकि गांव देहात में जो था वह कोई काम का जरिया नहीं था। सिर्फ वो जो हेमंत था वह रिक्शा चलाकर जितने भी पैसे कमाता उसे अपने घर की हर जरूरतों को पूरा करता जा रहा था। दिन बीत रहा था, साल बीत रहे थे, महीने बीत रहे थे। एक दिन जो हेमंत था वह अपने रिक्शे पर एक व्यक्ति को बैठाकर ले जा रहा होता है। तो वह पूछता है कि तुम कितने पैसे कमाते हो। तो वह जो हेमंत होता है वह कहता है कि साहब इतने पैसे जरूर कमाता हूँ जिससे हमारी पेट जो है भूख है वह खत्म हो जाए। वह जो व्यक्ति रिक्शे पर बैठा होता है वह कहता है जब गांव देश से यहाँ पर इतने पैसे नहीं मिलते हैं तो क्यों ना तुम शहर चले जाओ, शहर में पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, वहाँ पर रिक्शे अगर चलाओगे तो एक दिन का जितनी मजदूरी तुम्हारी होगी उतने गांव में 10 दिनों में तुम कमाओगे। हेमंत को यह बात उस व्यक्ति की अच्छी लगती है और वह जो अपनी जब घर आता है तो अपनी पत्नी से जाकर बैठता है और बातें करना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी से कहता है कि रीना, जो मैं अपने काम से बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर में जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। रीना कहती है आप बाहर जाकर क्या करोगे। तो हेमंत होता है जो कहता है कि मैं रिक्शा वहाँ भी चलाऊंगा, लोग कहते हैं कि वहाँ मैं यहाँ पर 10 दिन कमाऊंगा, उतना में वहाँ पर एक दिन की मजदूरी वहाँ पर मिलती है। रीना कहती है कि कोई आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, जो हमारा दिन जैसे चल रहा है चलने दो ये, क्योंकि अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो सारी जिम्मेदारी है जो मेरे ऊपर आ जाएगी और जो बच्चे हैं वह आप पिता बगैर वह किसी के पास जाएंगे। हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से हम लोग रहेंगे, हमें ज़्यादा पैसों की लालच नहीं है, जो आप यहीं पर रहो। हेमंत अपनी पत्नी की बातों को सुनता है और वहां से उठता है, सीधे बरामदे में पहुंच जाता है, अपने पिता से बातें करने लगता है। रात के 10 बज जाते हैं। हेमंत अपने पिता के बगल से उठकर सीधे अपनी पत्नी के पास आता है और बगल में सो जाता है। रात बीतती है, सुबह होती है। सुबह होने पर जो रीना होती है वह उसकी आंखें जब खुलती है तो पाती है कि उसके साथ हेमंत जो था सोया हुआ वह वहां पर नहीं है। रीना बाहर निकलती है, बरामदे में हेमंत को आवाजें लगाती है, लेकिन हेमंत कहीं से भी नहीं बोलता है। दिन के 12 बज जाते हैं लेकिन हेमंत घर नहीं आता है। हेमंत के पिता और उसकी पत्नी रीना दोनों इंतजार करते हुए रहते हैं, लेकिन हेमंत नहीं आता है। काफी देर बीत जाते हैं, 2 से 3 बज जाते हैं, लेकिन हेमंत जब घर नहीं आता है तो रीना कहती है अपने ससुर से शायद वह कहीं ग्वालियर तो काम करने के लिए नहीं चले गए, क्योंकि वह हमसे कह रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी मजदूरी है वह 10 दिनों के बराबर ग्वालियर में मिलती है, एक दिन की मजदूरी, जो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कि कहीं बिना बताए हुए वह यहाँ से निकल तो नहीं गए, क्योंकि मैंने रात में उन्हें मना किया था कि आप ग्वालियर नहीं जाओगे। जो हेमंत के पिता होते हैं वह कहते हैं नहीं, वह बिना बताए हुए तो नहीं जा सकता, जो कहीं घूमने ही गया होगा। काफी देर बीत जाने के बाद जो रीना होती है वह और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि जो हेमंत का मोबाइल था वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। उसके पिता भी परेशान थे कि वह बार बार उसके मोबाइल पर कॉल लगा रहे थे, लेकिन जो कि नंबर जो कि बंद बता रहा होता है।
हेमंत के पिता घर से निकलते हैं हेमंत को ढूंढने के लिए। गांव वालों से, कई लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। जब वह घर वापस लौट कर आते हैं तो रीना जो होती है वह कहती है कि कहीं वह सूरज के पास तो नहीं गए हैं, क्योंकि सूरज जो था वह अक्सर उससे बातें किया करता था। तो शायद वह सूरज बुलाया हो किसी काम से और उनका मोबाइल बंद हो गया हो। तो सूरज जो था वह हेमंत का भगना था, जिसकी उम्र 25 साल थी। वह उसके पिता जो हेमंत के थे वह वहाँ से निकलते हैं सूरज के पास। सूरज कुछ दूरी पर ही रहा करता था अपने घर में और वहीं पर पढ़ाई किया करता था। हेमंत के पिता वहां पर पहुंचते हैं और सूरज को आवाज लगाते हैं। सूरज बाहर आता है और उससे पूछते हैं हेमंत के पिता कि कहीं तुम्हारे पास तुम्हारा मामा तो नहीं आया है। सूरज कहता है मेरे पास तो मेरा मामा नहीं आए हैं, जो क्या बात है। इतना पूछने पर हेमंत के पिता कब सारी चीज़ों को बताते हैं कि इस तरह की बात है। सूरज जो था हेमंत के पिता के साथ रीना के पास आता है। रीना के घर में सभी मिलकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2 दिनों तक लगातार उनसे ढूंढने पर भी हेमंत का पता नहीं चलता है। तो जो हेमंत के पिता होते हैं वह गांव में ढूंढ ही रहे होते हैं, कई लोगों से बातें कर ही रहे होते हैं। तो गांव का एक व्यक्ति कहता है कि क्यों ना तुम पुलिस का सहारा लो, पुलिस के पास जाओ, शायद पुलिस जो हो तुम्हारे बेटे हेमंत को ढूंढ ले। हेमंत के जो पिता थे वह सीधे थाने पहुंचते हैं और वहां पर अपने बेटे गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनका बेटा जो कि 2 दिनों से जो कि नहीं मिल रहा है, वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था, लेकिन जब वह उसकी पत्नी सोकर उठी तो वह वहां पर नहीं था। पुलिस कंप्लेन लिखती है और हेमंत को ढूंढना शुरू कर देती है। हेमंत को काफी दिनों तक ढूंढने पर भी जब हेमंत के बारे में कुछ भी पुलिस पता नहीं कर पाती है, तो पुलिस को लगता है कि हेमंत कहीं चला गया होगा या फिर उसके साथ जरूर कुछ बात हुई है। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है हेमंत के और रीना से हेमंत का मोबाइल नंबर लेती है और सीटीआर निकालने के लिए भेज देती है। अगले दिन हेमंत का मोबाइल नंबर का सीटीआर आता है और पुलिस उसमें देखना शुरू करती है कि लास्ट कॉल किस पे बात हुई थी और सबसे ज़्यादा कॉल किस पर किया गया है। उसमें एक नंबर निकल कर आता है जो कि जिस नंबर पर वह जो कि अक्सर बातें किया करता था और हर दिन जो कि रात में भी लास्ट कॉल भी उसी नंबर पर बात की गई थी। तो वह उस नंबर को निकालती है और पता करती है कि वह नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है। जब पुलिस को पता चलती है कि वह नंबर सूरज नाम के लड़के के नाम पर रजिस्टर है, तो वह तुरंत वहां से निकलती है और हेमंत के पिता के पास पहुंचती है और उस लड़के के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। हेमंत के पिता कहते हैं जो सूरज है वह हेमंत का भगना है, वह दूर का भगना लगता है, वह उसी से बातें अक्सर किया करता था। पुलिस जो होती है तुरंत वहां से निकलती है और सूरज के पास पहुंचती है और सूरज को घर से ही उठाकर सीधे थाने लेकर चली आती है। वह बार बार चिल्लाता हुआ रहता है कि आप लोग मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन पुलिस वहां पर कुछ भी नहीं बोलती है और सीधे थाने लेकर चली आती है। सूरज से बार बार पूछताछ पुलिस करते हुए जा रही थी, लेकिन सूरज इधर उधर की बातें करता हुआ जा रहा था। वह बार बार कहता कि मैं हेमंत के बारे में उतना कुछ नहीं जानता, मुझे बात होती थी क्योंकि अक्सर कोई बिजनेस में या फिर कोई मदद चाहिए होती तो मैं उससे बातें किया करता, या फिर कोई सवारी को जानी होती तब मैं कॉल किया करता था। पुलिस दबाव बनाती है और उसके सामने सीटीआर को रखती है, तो सूरज के आगे कोई रास्ता नहीं बचता है उसके बताने के सिवा। तो सूरज बताना शुरू करता है कि हेमंत जो है बहुत ही मेहनती व्यक्ति था और जो वह कमाता था अपनी पत्नी अपने घर वालों का बेहद ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी जो थी उसकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं जो थी वो थोड़ा अलग थी। वह बड़े लोगों की तरह दिखना चाहती, बड़े लोगों की तरह पहनना ओढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका पति जो कम पैसे कमाया करता था, इस कारण से दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। इस बात को देखते हुए जो हेमंत था वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहा करता था। वह कई लोगों से, गांव वालों से कर्जे लेता है। वह कर्जे में भी जब उसका इच्छा पत्नी का पूरा नहीं कर पाता है तो जितनी भी जो ज़मीनें होती है वह सभी गांव वालों को वह लिख देता है। लिख देने के बाद फिर भी वह जो उसकी पत्नी थी रीना उसे समझ में नहीं आती है और वह अपनी इच्छाओं को और भी बढ़ाती हुई जा रही थी। अपने पति से बार बार तंग करती कि अपने पैसे कहीं से ला कर उसे दे, जो उसे सिनेमा जाना है, मॉल जाना है, घूमना है, फिरना है, इस तरह की चीज़ें हमेशा वह अपने पति से कहा करते थे। दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीता जाता। हेमंत को समझ में नहीं आने लगता है कि वह क्या करे, वह अपनी पत्नी की इच्छाओं को वो कैसे पूरा करे, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरा करे, क्योंकि घर ज़मीनें जो थी वह सभी भी बिक गई।
फिर भी उसकी इच्छा को वह पूरा नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी अपने घर वालों को खुश नहीं रख पा रहा है, तो वह कैसे क्या करे। इस चिंता में वह धीरे धीरे शराब की लत लग जाती है उसे, और वह शराब पीकर अक्सर घर आया करता है। घर आता शराब पीकर अपनी पत्नी से बातें बातें में ही लड़ाई झगड़े करता है, एक दूसरे से मारपीट करते, और वह हेमंत जाकर सो जाया करता है। दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है, हर दिन यही सिलसिला चल रहा होता है। एक रात को जब वो दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, मैं वहीं से पार हो रहा होता हूँ। मैं वहाँ पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वहाँ पर जाकर दोनों के शांत लड़ाई को शांत करवाता हूँ, और वहाँ से कहता हूँ कि लड़ाई झगड़े तुम लोग मत क्या करो, ये सब चीज़ें परिवार को बर्बाद करती है। वहाँ पर लड़ाई झगड़े शांत कराने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अगले दिन जब होता है, रीना मेरे घर आती है और वहाँ पर अपने दुख दर्द को बताना शुरू करती है। मैं उसके दुख दर्द को अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक से सुनता हूँ, और जिससे भी उसके जो भी जख्म थे, उसे घाव थे, सभी पर मैं मलहम लगाता हूँ, और वह मेरे से धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। हम दोनों के बीच अक्सर एक दूसरे से बातें हुआ करती। जब वह हेमंत अपने रिक्शे को लेकर कमाने के लिए चला जाया करता था, तो रीना मेरे घर आती है। हम दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते, हंसी मजाक करते, और वह शाम होते ही वह अपने घर चला जाया करती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है, धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार हो जाता है, और एक दूसरे के साथ जो सारी सीमाएं होती है वह पार हो जाती है, और रिश्तों का मर्यादा टूट जाता है। उस दिन के बाद जो था, ये सिलसिला लगातार चलने लगा था। धीरे धीरे किसी तरह से हेमंत को मेरे और रीना के रिश्ते के बारे में पता चलता है, जो कि वह 23 जनवरी को 2023 को वह अपने घर आता है। काफ़ी ज़्यादा शराब पिया हुआ था। वो आता है, अपनी पत्नी से मारपीट करना शुरू कर देता है। मैं वहीं पर उसके से मिलने ही जा रहा होता हूँ कि वहाँ पर घर में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि वह दोनों मारपीट कर रहे हैं। रीना वहीं पर ज़मीन पर पड़ी हुई है, और वह उसका पति जो उसे पीट रहा है। ये देखकर मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तो तुरंत वह मना नहीं हो पाता, और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे धमकी देता है कि तुम 8 दिन के बाद इस घर में नहीं आओगे। मैं उसकी धमकी को मानता हूँ, और वहाँ से सीधे अपने घर चला आता हूँ। उस दिन के बाद से मैं रीना से मिलने नहीं जाने लगता हूँ, और दिन जो कि था सप्तों में बदलने लगते हैं। और जब रीना को मैं नहीं उससे मिल पाता हूँ, तो रीना काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती है। वह हमसे मिलने के लिए तड़पने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब जो उसका पति है, उसे रास्ते का जो कि पत्थर बन चुका है, उसे हटाना चाहिए। तो एक दिन मुझे किसी तरह से वह कॉल करती है और कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो मेरा पति है, जो रोड़ा बन चुका है, वो उसे किसी तरह से ठिकाने लगाओ। मैं वहीं पर तुरंत कहता हूँ कि क्यों ना उस तुम्हारे रोड़े को ही हटा दूँ, ताकि हम लोग एक हो सकें। इतना कहने के बाद हम लोग दोनों मिलकर वहीं पर फ़ोन पर ही प्लानिंग पूरा कर लेते हैं। प्लानिंग कर लेने के बाद जो कि दिन का तय नहीं किया जाता है कि किस दिन इस काम को अंजाम देना है, तो मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ कि जब वह बताएगी, उसी दिन मैं उसके घर पहुँचूँगा। अगले दिन जब होता है, तो वह उसका पति जो था, वह शराब पीकर अपने घर आता है। शराब पीकर आने के बाद खाना खाकर वह हेमंत जाकर सो जाता है। जो रीना थी, उसके पॉकेट में जाती है, कुछ पैसे देखती है कि उसके पॉकेट में कुछ पैसे है या नहीं। जब वह उसके पॉकेट को देखती है, तो एक भी रुपया उसके पॉकेट में नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, अपने पति को उठाती है बेड पे से, और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। लड़ाई झगड़े शुरू होते ही जो हेमंत था, वह गुस्से में हो जाता है, अपनी पत्नी हेमंत को पीटना वगैरह शुरू कर देता है। काफ़ी देर बीत जाते हैं, रात के करीब 2 बज जाते हैं। 2 बजने पर हेमंत शांत होता है, फिर से जाकर सो जाता है। सोने के बाद जो रीना होती है, वह अपने पति का मोबाइल को निकालती है, मेरे पास कॉल लगाती है और कहती है कि हम लोगों ने जो प्लानिंग किया है, वो उसे आज ही अंजाम देनी है, जो तुम जल्दी से मेरे घर आओ। मैं अपने घर से निकलता हूँ और रीना के घर पर पहुँचता हूँ। अंदर से दरवाज़ा लॉक था। रीना दरवाज़ा को खोलती है, और हल्के पाँव से हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद मैं उसके पति का रूम में जाता हूँ, और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता हूँ। वो छटपटा रहा होता है, तो उसकी पत्नी जो होती है रीना, वह तुरंत उसके पैर को दबाती है, और ताकि वह इस दुनिया को छोड़कर जल्द चला जाए। वह इस दुनिया को जब छोड़कर चला जाता है, तो हम लोग वहीं पर एक चादर बेड पर लगी हुई थी, जो उस चादर को निकालते हैं, और उसकी बॉडी को उस चादर में लपेट कर अपने कंधे पर लेते हैं, और उसी के खेत में, जो कि सरसों का खेत था, वहीं पर 3 फीट का गड्ढा कर देते हैं, और उसी में डालकर ज़मीन बराबर कर कर वहाँ से हम लोग चले आते हैं। जब पुलिस सूरज की बातों को सुनती है, तो तुरंत सूरज को अपने जीप में बैठाती है, और उस जगह पर पहुँचती है सरसों के खेत में, और उस बॉडी को निकाला जाता है। बॉडी को निकालकर तुरंत पुलिस जो होती है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जल्द ही रीना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों के ऊपर कड़ी मुकदमा दायर की जाती है, और दोनों आज जेल के सलाखों के पीछे हैं।
सो दोस्तों, ऐसे कई समाज में महिलाएं होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या हेमंत की पत्नी की अपनी इच्छाओं पर काबू करनी चाहिए थी, या फिर हेमंत की गलती थी जो कि अपनी पत्नी की वह इच्छा को पूरी नहीं कर रहा होता है? आखिर किसकी गलती थी? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही आप रेगुलर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें, ताकि हर दिन आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने को मिले। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।